प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लाए हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें बहुत से क्वेश्चन जितने भी हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों? वैसे तो हम आपको अनसोल्ड करा ही रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? हमने 2023 के, 22 के, 20 के आपको सारे सेट लगा दिए हैं। अब हम 2019 के भी करेंगे। उससे पहले हम ये एक मॉडल पेपर देख लेते हैं। इसके अलावा हम 2-3 और मॉडल मॉडल पेपर और लाएँगे आपके लिए, 2-3 मॉडल पेपर और लाएँगे आपके लिए, ठीक है ना बच्चों? आप देखिए, इसको करिए, ये बहुत अच्छा है पेपर, बहुत बढ़िया है। आप इसको करेंगे तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, हम चैप्टर वाइज़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भी निशान लगवा रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक है ना? उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का आपका एक खंड होता है, ठीक है ना? इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले का क्या लिखकर उसका आंसर लिख देना है, ठीक है ना? आपको सॉल्व करके ये नहीं दिखाना है। बच्चों, ईज़िली हो जाएँगे सब, बहुत आसान-आसान क्वेश्चन आते हैं और पीछे भी बहुत आसान-आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बोनस पॉइंट है आपका 5 नंबर, ठीक है ना? देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे। ये कह रहा है कि पी ऑफ ई जो है आपके पास, वो क्या है? पी ऑफ ई आपके पास 0.35 है और पी ऑफ ई यूनियन एफ क्या है आपके पास? ई यूनियन एफ वो है 0.6। अब ये कह रहा है कि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएँ हैं, तब पी ऑफ एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएँ दे दी, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएँ हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो यहाँ देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। हमारे पास पी ऑफ ई की तो वैल्यू है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं एक चीज़ आपको ये फॉर्मूला वन बना लूँ, एक चीज़ हमें और पता है कि अगर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का एक फॉर्मूला और होता है ना? वो क्या होता है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास ई यूनियन एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं दे रखा उसने। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखना चाहूँ, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों में राइट हैंड साइड बराबर रख देते हैं। तो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ये वाली इक्वल्स टू ये वाली, ठीक है ना? इक्वल्स टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ। अब देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास पी ऑफ ई की वैल्यू है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, पी ऑफ एफ अलग सेपरेट कर लेता हूँ। पी ऑफ एफ मैं इधर लाता हूँ। तो पी ऑफ एफ जब मैं इधर लाऊंगा, एक पी ऑफ एफ यहाँ पहले से है, तो इसमें से मैंने पी ऑफ एफ, और जब मैं इसको इधर लाया पी ऑफ एफ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा पी ऑफ ई, इस वाली टर्म में से पी ऑफ ई, और ये इधर आएगा माइनस में -1, है ना? क्योंकि पी ऑफ एफ मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ये वाले जू के तू बचे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से पी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ऑफ एफ इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ अपॉन पी ऑफ ई -1। बच्चों, ये आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा अजीब-सा, लेकिन जब आप इसको खुद करोगे ना, ठीक है? मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। जब आप खुद इसके समझ जाओगे, खुद आप कर लोगे, ठीक है ना? आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, फिर आप ये फॉर्मूले नहीं बनाने के, आप फिर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, खुद से निकाल लोगे इसको, ठीक है ना? अब देखिए आपके पास क्या है, पी ऑफ ई की वैल्यू है 0.35 और माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ की है 0.6 अपॉन पी ऑफ ई की 0.35 और -1, ठीक है ना? 0.35 में से 0.6 गए, कितने बचे? 0.25 बचेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 0.35 में से -1 गया, यानी 1 गया, तो ये हो जाएगा 0.65, ठीक है? अब 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ये 5 5 जा, ये 13 पंजे 65, 5 से पॉइंट हटी जाएगी, तो आपका पी ऑफ एफ जो आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों? 5/13 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले बनाने हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। रफली देखना है आपको, तो जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है ना? ये तो मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स कोस एक्स का क्या मान होगा, है ना? अब देखिए बच्चों, मुझे ये साइन इनवर्स अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स हो तो ये हट जाएगा, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले को साइन में बना लेता हूँ। तो अंदर वाला साइन कैसे बनेगा? 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस थीटा मतलब पाई/2 माइनस एक्स करके, ठीक है ना? पाई/2 माइनस एक्स। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, ये मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा हो जाएगा, सॉरी, हाँ, कोस थीटा हो जाएगा। ये ऊपर कोस थीटा है, तो यहाँ से साइन हटके क्या बचेगा आपके पास? पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है? अब पाई/2 माइनस एक्स का आपको क्या करना है? समाकलन करना है। तो देखिए, पाई/2 का समाकलन, पाई/2 तो कांस्टेंट है, पाई/2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो गया एक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स का x² / 2, और ये आ जाएगा प्लस सी। सी में कांस्टेंट आप कुछ भी लगा सकते हैं, ई लगा लो, सी लगा लो,
के लगा लो, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे ई दे रखा है इसने ऑप्शन में, तो मतलब हम ई लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, द ऑप्शन है ना, पाई बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ई, यानी ये आपका द ऑप्शन है, ठीक है ना बच्चों, द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं गैर पार्ट पर। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 इसका मुख्य मान बताना है। देखिए मुख्य मान हमेशा साइन इनवर्स की रेंज में ही निकलेगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है बहुत रेंज का, परिसर का। ये परिसर की टेबल आपकी टेबल में बुक में है, वो वहां से आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको टेबल को यहाँ पर भी दे दूंगा, यहाँ पर भी दे दूंगा, आप उसको यहाँ से भी देख लेना। देखिए ये क्या होता है साइन इनवर्स, अब मैं इसको -1/2 को मैं साइन में क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी साइन π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये माइनस अगर मैं अंदर पहुंचा दूं चला जाएगा, साइन में अंदर बिल्कुल चला जाएगा, और -π/6 जो है वो इस रेंज में है भी, तो इसका मतलब मैं ऐसे ही कर लूंगा इसको, ये साइन इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा साइन -π/6, ठीक है ना। साइन से साइन हट करके कितना बचेगा, -π/6। इसका क्या मतलब है, -π/6 का मतलब है -30, और ये -90 से +90 के बीच में है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -π/6 जो है वो बिलोंग करता है इसको, -π/2 से π/2 को, ठीक है ना। ये रीजन आप लिख भी देना चाहे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है सब्जेक्टिव में यानी लिखने वालों में, तो इसका मतलब वहाँ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ क्वेश्चन। बच्चों घ क्वेश्चन जो है आपका समाकलन ये दे रहा है कि 3x² + 4x³ dx, इसका क्या मान होगा। तो बहुत आसान है, देखिए इसका समाकलन करेंगे, 3 तो बाहर आ जाएगा, x² का समाकलन x³/3 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, x³ का समाकलन। देखिए समाकलन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है x⁴n का dx का x⁴n+1/n+1, ठीक है ना। हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो x⁴n है, ये x⁴n+1 यानी 3 + 1 4 अपॉन में 3 + 1 यानी ये भी 4, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, प्लस में आ जाएगा ई, क्योंकि ऑप्शन में ई दे रखे हैं सब में। तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया x³ + x⁴ + ई, ठीक है ना। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा x⁴3 + 4 + ई, यानी ब ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है, देखिए बच्चों इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ब ऑप्शन x⁴3 x⁴4 + ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a = आपके पास क्या है 2 3 4 और -5, और b आपके पास क्या है, b आपके पास है 8 9 6 7, ठीक है। अब आपको 2a + 3b का मान निकालना है, तो देखिए हम 2a + 3b डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। 2a + 3b यानी a में 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 -5 दूनी 10, और प्लस लगाओ 3 की b में करो, 8 तिया 24 9 तिया 27 6 तिया 18 और 7 तिया 21, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर देंगे, देखिए इनको ऐड करेंगे, 24 4 28 हो जाएगा, 27 और 6 33 हो जाएगा, 8 और 18 ये कितने हो जाएंगे, 8 और 18 26 हो जाएंगे, और -10 + 21 ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है ना। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ठीक है ना। स ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी खंड करो। अब हमें tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान निकालना है, तो देखिए tan इनवर्स -√3 अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स √3 को, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स √3, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है ना, tan 60 मतलब tan π/3 की वैल्यू। अब देखिए मैं ये माइनस अगर इधर ले भी जाऊँ चला जाएगा, tan -π/3 हो जाएगा, tan से tan हट जाएगा, -π/3 आ जाएगा। क्या -π/3 tan इनवर्स की रेंज में है, tan इनवर्स की क्या रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन π/2 वाले ये कॉर्नर नहीं, पॉइंट नहीं है। जो ऊपर वाला था साइन में, उसमें तो देखिए ये जो ब्रैकेट था बड़े वाला ब्रैकेट था, क्योंकि यहाँ पे -π/2 भी इंक्लूड था और π/2 भी इंक्लूड था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये छोटे वाला इंटरवल है, इसका मतलब इनके बीच की वैल्यू है सिर्फ, -π/2 नहीं है और π/2 भी नहीं है, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट ये है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, -π/3 आ जाएगा, तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan -π/3, ठीक है। tan से tan हट जाएगा और बचेगा आपके पास क्या, -π/3, और -π/3 बिलोंग भी करता है इसको -π/2 से π/2 को, ठीक है ना। यानी -के 60 इसमें है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का ख क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो यदि y बराबर ये है, और एक इक्वेशन ये दे रखी है। देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना। y उसने दिया है 3 2 1 4। आप एग्जाम में जितने ज्यादा स्टेप लिख सकते हो उतने लिखना, ठीक है ना। जैसे मैंने एक स्टेप खा लिया, पहले मैं लिखता कि जो गिवन है वो लिख दिया, फिर ये लिखता कि ये भी गिवन है, फिर उसमें कहता कि y का मान इस समीकरण में रखने पर, तब लिखता मैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको सारे स्टेप लिखने हैं, हम यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम करेंगे इस आव्यू को इधर ले जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2x प्लस इस आव्यू को इधर ले गए, तो ये क्या बचेगा इसको, ये हो जाएगा आपका 1 0 -3 2, और ये आव्यू पूरा इधर चला गया माइनस में, ये आ जाएगा 3 2 1 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 2x =
1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 माइनस 4 माइनस के 2। ठीक है, अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और ये पूरा मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा, जब दो सबके अपॉन में जाएगा इनके अलग अलग तो ये आ जाएगा -1, ये भी -1, ये -2, ये -1। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, गया क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए ये गया क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस मोड x प्लस 1। बच्चों ये कह रहा है कि द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि ये पूरे r पर एक सतत फलन है। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको दो फंक्शन में तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, माना f(x) इक्वल्स टू ये g(x) है और ये h(x) है। ठीक है ना, हमने इसको दो फंक्शन में तोड़ लिया। यहाँ पे एक तो gx आ गया, यहाँ gx क्या आ जाएगा, gx आपके पास मोड x आ जाएगा और hx जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा hx मोड x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि ये एक नंबर में है तो ज़्यादा कुछ करने की तो इसमें ज़रूरत है नहीं। अगर ये 2 नंबर या बाई चांस ये 4 नंबर 5 नंबर में आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट अलग इसको सतत दिखा दो, है ना, सतत फलन है ना, तो आप इसको अलग सतत दिखा दो, इसको अलग सतत दिखा दो, फिर दोनों को माइनस करके कह देंगे कि हेंस f(x) भी एक सतत फलन होगा। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ये एक नंबर में है तो हम यहाँ इसको क्या कहेंगे, हम जानते हैं, हम इसको डायरेक्ट कहेंगे, हम जानते हैं g(x) बराबर मोड x तथा h(x) इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 x बिलोंग्स टू r के लिए सतत फलन है। x बिलोंग्स टू r के लिए सतत फलन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब पूरे रियल नंबर में ये सतत हैं दोनों, ये भी सतत है ये भी सतत है। तो f(x) बराबर g(x) माइनस h(x) यानी मोड x माइनस मोड x प्लस 1 भी x बिलोंग्स टू r में एक सतत फलन होगा। ठीक है ना, बस ये लिख दिया आपने, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। एक नंबर में है, ज़्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं। ठीक है ना, अगर ये 2 नंबर में होता, 4 नंबर में होता तो हम इसको करते। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है यदि y बराबर log cos x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए x बराबर π/4 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dwr2x है ना, डिफ्रेंशिएशन किया यानी आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू log cos x। log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास log x का, वो होता है 1/x होता है। अब log के साथ यहाँ x में कुछ भी हो तो आप 1/ वही रख दो और फिर उसका दोबारा कर दो, है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 1/cos x आ जाएगा, cos x का दोबारा कर देंगे, cos x का दोबारा करके आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका dy/dx इक्वल्स टू माइनस के साइन x अपॉन cos x, यानी ओवरऑल ये आपका आ गया माइनस के 10x। ठीक है, अब ये π/4 पर वैल्यू पूछ रहा है तो dy/dx एट x इक्वल्स टू π/4 तो क्या आ जाएगा माइनस के 10 π/4, x की जगह π/4 रख दिया तो 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, बाहर माइनस है तो इसलिए -1 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है समाकलन x² e⁻x dx। ठीक है, अभी समाकलन के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे, वहां भी ऐसा क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है ना, ये इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन आइलेट के हिसाब से ये सेकंड ही माना जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, खंड समाकलन लगाएंगे। खंड समाकलन क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x² का और इनटू सेकंड का समाकलन यानी e⁻x dx और इसका होल dx। ठीक है ना, ये है पूरा और प्लस सी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा e⁻x माइनस x² का हो जाएगा आपका x³ का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 2x और इनटू में आ जाएगा e⁻x dx प्लस c। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2 बाहर। अब ये जो समाकलन x e⁻x बचा, इनका दोबारा खंड समाकलन लगाओ तो यहाँ पे फिर इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस होल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 आ जाएगा, सेकंड का समाकलन यानी e⁻x dx आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस c चल ही रहा है। अब x² e⁻x माइनस, देखिए -2 इंटू
एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स रहेगा और प्लस सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे का क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये कह रहा है सिद्ध कीजिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ जो आएगा वो आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये 2 इंटू है ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, बहुत आसान है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले तो ये आ गया ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले ए की मल्टीप्लाई इस पूरे में क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस बी, जैसे हम बचपन में करते थे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, पहले ए की मल्टीप्लाई इसमें होगी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, अब ये वाला माइनस लगाओ, इस बी की क्रॉस प्रोडक्ट होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट होगी पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है ना, ये आ जाएगा प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इस ए की दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, यानी ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ठीक है ना, और माइनस लगा करके अब इसकी बी की दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, यानी बी क्रॉस ए माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आप ये गुना इजीली कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वहां पे जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये जो ए क्रॉस बी है इसको तो मैं जू का तू लिख दूंगा, लेकिन जो ये बी क्रॉस ए है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस के ए क्रॉस बी। ठीक है ना, माइनस के ए क्रॉस बी, यानी यहाँ पे ये रीजन लिख लीजिए आप कि जो ए क्रॉस बी होता है उसको मैं अगर उल्टा करना चाहूँ तो वो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह बी क्रॉस ए का है, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूंगा ये माइनस हो जाएगा। तो बस यही था, बी क्रॉस ए को मैंने उल्टा किया तो वो माइनस ए क्रॉस बी हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है ना, और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चों। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका हल करो, हल करो इसको। तो देखिए कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की, सॉरी कोस 60 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस π/3 और प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, यानी साइन π/6 की। कोस से कोस हटा तो क्या बचा, π/3 बचा, और प्लस 2 इंटू साइन से साइन हटा तो क्या बचा, π/6 बचा, 2 से कटेगा तो π/3 आएगा, तो क्या आया π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 2π/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। ये कह रहा है y बराबर 5 cos x माइनस 3 साइन x, है ना। अब इसको सिद्ध करो कि ये होगा d2y/dx²। देखिए हम ये प्रूफ कर देंगे, इजीली कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, dwr2x करते हैं। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं, तो यहाँ से क्या क्या आएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 5 cos x, 5 तो कांस्टेंट है, cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, तो 5 साइन x आ गया माइनस के, माइनस ये 3 कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा cos x प्लस में ही। ठीक है ना, अब देखिए इसका दोबारा फिर करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो dwr2x अगेन। दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो वो प्रूफ करा रहा है उसमें 2 बार दे रखा है इसने। ठीक है ना, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर और पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस के 5 साइन x का हो जाएगा आपका cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 साइन x। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास पूरा y था। ठीक है ना, तो मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस y, और इधर है आपका d2y/dx², इसको इधर लाओ तो ये हो गया d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एक और तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करो, d2y की वैल्यू निकालो, जैसे ही आई माइनस वाई, ये भी आई, ये यहाँ पे रख दो, और y की वैल्यू जो ये दे रखी है ये भी यहाँ पे रख दो, इनको सॉल्व करो, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे गह क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि f ऑफ x बराबर x³ है आपके पास, और ये कह रहा है f सच दैट n टू n, यानी मैपिंग जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक सेट से प्राकृतिक समुच्चय से प्राकृतिक समुच्चय में है। फलन एक एक ही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, फलन एक एक के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, माना 2 एलिमेंट ऐसे उठा करके चलो x1, x2 बिलोंग्स टू n, इस वाले n में से, प्रांत में से, इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ऐसे हमने x1 और x2 उठाए कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर f ऑफ x1 है तो x की जगह x1 रख दो, ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे x2 रख दो तो ये हो जाएगा x2 क्यूब। तो यहाँ से जब ये क्यूब रूट हटेगा
घनमूल, तो यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर x2 क्लियरली, ठीक है ना। तो एक ही सिंगल वैल्यू आएगी x1 बराबर x2। इसका मतलब जब भी हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलें और x1 बराबर x2 आ जाए तो इसका मतलब फलन एक ही है। अतः फलन f ऑफ x बराबर x क्यूब f सच दैट n2 n में एक ही फलन है, ठीक है ना, एक ही फलन है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि पी ऑफ ए बराबर 3/5 है, पी ऑफ बी बराबर 1/5 है। तो ये वैल्यू जो इसने दी है पी ऑफ ए की 3/5 और पी ऑफ बी की 1/5 है ना, ये वैल्यू दी है। और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो, ठीक है ना, ये वाला। तो आपके पास दो वैल्यूज ने दे रखी थी, तीसरी पूछ रहा है और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी उसने दे रखा है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ये क्या होगा, तब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि ए ऑफ इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी, ठीक है ना। तो पी ऑफ ए की गुना क्या होगी 3/5 इंटू पी ऑफ बी की 1/5, तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक है बच्चों, ये आपका इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि 0 to π/2 आपके पास समाकलन है और उसकी लिमिट है और cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करो। बच्चों हमने अभी आपको कल अभी लास्ट वीडियो में जो है हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं समाकलन के, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिएगा, कोस स्क्वायर एक्स का भी कर लीजिएगा और साइन स्क्वायर एक्स का भी कर लीजिएगा। देखिए कोस स्क्वायर एक्स अगर आ जाए आपके पास समाकलन में, तो आप फॉर्मूला कहाँ से लगाएंगे, आप फॉर्मूला फिर यूज करेंगे ये वाला, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos स्क्वायर x इधर ही छोड़ दो, 1 इधर ले जाओ cos 2x के पास, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा ये वाला 2। cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। और दूसरा फॉर्मूला अगर sin स्क्वायर x आ जाए, तो उसकी वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है, इसी फॉर्मूले से cos 2x के, कौन सा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। इससे आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो। sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2, ये वाली वैल्यू आपकी sin स्क्वायर x की मिलेगी, ठीक है ना बच्चों। दो क्वेश्चन आपके ये इजीली हो जाते हैं, इजीली। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 0 to π/2, cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दीजिए। अब cos 2x का अलग कर दीजिए, 0 to π/2 cos 2x dx, और 1 का अलग कर दीजिए, 0 to π/2 1 dx, ठीक है ना, दोनों का अलग अलग कर दिया। अब 1/2 देखिए cos 2x का हो जाएगा समाकलन sin 2x, और जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो आता है अपॉन में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में ये इजी है, अगर आप t मान के करोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन अलग नहीं मतलब होगा यही, लेकिन वो अलग तरीके से हो जाएगा, आएगा यही। तो आप डायरेक्ट क्या करो, cos 2x का sin 2x कर दो और x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो अपॉन में ले आओ। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी आपकी 0 to π/2 प्लस 1 का हो गया x और इसकी भी लिमिट 0 to π/2, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 1/2 तो बाहर है ही, ये वाला 1/2 भी बाहर भेज देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, एक बार ये वाला π/2 रखते हैं, तो ये बचेगा sin 2 into π/2 यानी पाई आ जाएगा, और माइनस एक बार 0 रखते हैं यहाँ पे, हो जाएगा sin 0, ठीक है। फिर प्लस ये एक बार यहाँ पे रखते हैं π/2 माइनस 0, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 तो ये जूगा तू, 1/2 2 से 2 कट गया, साइन कितना भी पाई हो 0 ही आता है, sin 0 की वैल्यू 0, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे π/2 बचेगा। अब देखिए ये तो सारा 0 होगी टर्म, तो π/4 आपका आंसर आ जाएगा, π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x sin x का समाकलन करो। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आइलेट के हिसाब से, आइलेट क्या होता है, ILATE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। लॉगरिथमिक जैसे लॉग एक्स वगैरह, ठीक है ना। एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सारे एल्जेब्रिक हैं, ठीक है, ये एक्सेट्रा। और ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे tan x हो गया, sin x हो गया, सिंपल वाले, ठीक है ना, एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे वाले सारे फंक्शन, ठीक है। तो इस सीरीज में हम मानते हैं फर्स्ट सेकंड, जो ऊपर है उसको पहला मानेंगे, जो नीचे है उसको दूसरा मानेंगे। तो पहले x एल्जेब्रिक है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले हम x को फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, खंड समाकलन लगाएंगे ना, खंड समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x और दूसरे का समाकलन यानी sin x dx और इस पूरे का होल dx, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये x तो जुगा तू रहेगा, sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के cos x, माइनस
डी बाई डी एक्स, एक्स की क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपका 1 समाकलन, सॉरी अवकलन, और साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका कोस एक्स माइनस में, ठीक है ना, डी एक्स। अब देखिए प्लस सी, ये हो गया माइनस के एक्स कोस एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, कोस एक्स का समाकलन हो गया प्लस के साइन एक्स, और ये आ जाएगा प्लस सी, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गह क्वेश्चन पर। कह रहा है वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन ये निरंतर वर्धमान है। तो देखिए निरंतर वर्धमान के लिए हमें क्या करना होगा, 2x² माइनस 3x। जब भी हमें अंतराल निकालना हो तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे एक बार, और उसको जीरो रख देंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे dwr2x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, जब इसका समाकलन करूंगा 2 तो बाहर रहेगा, x² का 2x हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 4x माइनस 3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्धमान और ह्रासमान के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, वर्धमान व ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं x के क्रांतिक मान के लिए, है ना, f डैश x को क्या रख देंगे हम, जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि इसने तो वर्धमान कहा है ना, तो हम ह्रासमान क्यों कहे जब उसने वर्धमान कहा है, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लिख देंगे वर्धमान के लिए, जब वर्धमान है तो वर्धमान में क्या होता है, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वर्धमान है। f डैश x हमारे पास क्या है, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से आ जाएगी 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यानी x की वैल्यू 3/4 से बड़ी आए तब हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। निरंतर कह रहा है इसलिए ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये खाली, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन टू 3/4, ठीक है ना, यानी आपका जो अंतराल बनेगा 3/4 से बड़ी वैल्यू सारी, तो अंतराल आपका बन जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इस अंतराल में फलन जो होगा वो क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अंतराल हो गया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर। कह रहा है ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योग निम्नतम है। देखिए मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, माना एक संख्या x है, ठीक है ना, माना पहली संख्या या एक संख्या उनमें से x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या क्या होगी, अगर मैं कहूं कि दोनों का योग 16 है तो दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना, 16 माइनस एक्स होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि इनका योग जो है वो 16 है, इनके घनों का योग निम्नतम है, घनों का योग निम्नतम है तो हम एक फंक्शन मान लेंगे, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू घनों का योग, इनके घनों का योग ले लिया हमने, 16 माइनस एक्स का घन, दोनों का घन क्यूब और इनका योग, ठीक है ना। अब इसे न्यूनतम दिखाना है, तो न्यूनतम के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा पहले, तो एफ डैश एक्स निकालो फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम सबसे पहले, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू इसका दोबारा करेंगे यानी -1 आ जाएगा, 16 का 0 माइनस एक्स का -1। अब इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, रुक जाओ अभी बाद में करेंगे, पहले इसको सही लिख लो, 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको जीरो रखेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रखने पर, एफ डैश एक्स को जीरो रखने पर, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए है ये, एफ डैश एक्स को जीरो रखने पर यानी एफ डैश एक्स बराबर 0, क्योंकि उच्चतम निम्नतम मान हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन लेकर के खत्म, बचा क्या x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैं एक बार और देखूँ तो ये a² माइनस b² मिला, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख दूँ a माइनस b और a प्लस b, यानी ये प्लस हो जाएगा 16 माइनस एक्स होगा। तो देखिए जब मैं a माइनस बी लिख रहा था तो b जो है वो 16 माइनस एक्स है, तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये बन गया 2x माइनस के 16 और x है तो x ही कट गया, ये बन गया 16 इक्वल्स टू 0, ये 0 में पहुंच जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू आपका 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू 8 पर पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स कहाँ से निकलेगा, देखिए ये जो एफ डैश एक्स है इसका दोबारा अवकलन करो, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस ये 2 भी आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 इंटू 16 माइनस एक्स और इसका दोबारा करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए इस एफ डैश एक्स की वैल्यू इस 8 पर देखनी है हमें, x बराबर 8 पर, तो एफ डबल डैश एक्स अगर मैं 8 में रख दूं तो ये आ जाएगा 8 यहाँ पे -6 इंटू 16 माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस ही कर दो, तो देखिए ये 8 6 48 आ गया, प्लस 16 में से 8 गए 8 बचे, 8 6 भी 48 आ गया और ये आ गया 96। तो ये तो ओवरऑल पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, धनात्मक है। अगर धनात्मक है तो इसका मतलब फलन जो होगा वो निम्नलिखित होगा और उसका निम्नतम मान मिलेगा। अतः x बराबर 8 पर संख्याओं के घनों का योग है ना, घनों का योग निम्नतम है, घनों का योग, क्योंकि फलन जो है वो घनों का योग ही तो है, घनों का योग क्या होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम है, ठीक है। तब संख्याएं क्या हो जाएगी, तब संख्याएं हमारी, एक तो हमने x बराबर 8 ही मानी थी, 8 हो गई, दूसरी 16 माइनस 8 थी, 16 माइनस एक्स थी ना, तो 16 माइनस 8 वो भी 8 होगी, ठीक है ना, तब संख्याएं 8 और 8 होंगी, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। देखिए ये ख क्वेश्चन क्या कहता है, समाकलन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5 dx,
ठीक है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूले तो होते हैं लेकिन वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म के होते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुना में 1 होना चाहिए जो कि पहले से है, फिर एक्स के इंटू में जो भी है यानी एक्स की मल्टीप्लाई में जो भी है उसका आधा करो, यानी 2 का आधा किया तो 1 आया। अब 1 का स्क्वायर ही आपको जोड़ना है, 1 का स्क्वायर ही आपको घटाना है, चाहे तो ये कर लो या फिर आप इसमें से 1 अलग निकाल लो, इसमें से 1 अलग निकाल लो, 4 अलग कर दो, 5 को लिख लो 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैंने यहाँ लिख लिया और प्लस 4 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना, dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये समाकलन अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस ये जो 4 है इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। इस फॉर्मूले के यूज से क्या हो जाएगा, ये पूरा x है ये पूरा a है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किससे बना था, ये इससे बना था, ये इससे बना था, तो मैं इसको जू का तू यही लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4/2 लॉग, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एक्स तो है आपके पास एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ना, ये है, और प्लस में आ गया आपका सी, ठीक है ना। अब देखिए बस आपको क्या करना है, बस इससे काट दो 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलती से दे दिया है, ये तो इस क्वेश्चन को आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूरी एक्सरसाइज कट चुकी है समाकलन में से, समाकलन के अनुप्रयोग में है शायद ये, तो ये हट जाएगा। इस पर चलते हैं घ क्वेश्चन पर, ठीक है ना, 5वें का घ। आपके पास ए क्या है, 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है, तो इसके लिए देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0, ये दिखाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, ठीक है ना, ए डॉट ए मतलब 2 3 1 2, इसकी गुना 2 3 1 2 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, इस रो की इस कॉलम में 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ गया, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 12 आ गया, 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 4 आ गया, 1 तिया 3 प्लस 2 दूनी 4 7 आ गया, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 12 4 7 माइनस 4a, ए में 4 की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 एकम 4 4 दूनी 8, और प्लस में आई लगाओ, आई क्या होता है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम काव्यू, ठीक है ना। 0 आना चाहिए बस। अब 7 माइनस 8 माइनस 1 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, और ये वाला जो का तुम 1001। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, और माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, तो ओवरऑल आपकी क्या बनेगी, 0 मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। तो ये बराबर आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। पहली बात तो आपकी प्रूफ हुई, ठीक है ना। चलते हैं सेकंड बात पर, कह रहा है कि इसी के सहायता से इस प्रकार ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई में आपको जब भी इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले आप आई वाली टर्म को उधर भेजिए, बचेगा आई डॉट आई लिख लो इस ए स्क्वायर को माइनस 4a और इक्वल्स टू ये आई गया इधर माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स का गुणनफल करने पर तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए डॉट ए माइनस 4 इंटू ए इनवर्स ए और इक्वल्स टू माइनस बाहर ए इनवर्स आई, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 4, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा माइनस के ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन लिख देना कि जब भी ए इनवर्स की ए में करेंगे तो आई ही आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स की आई में अगर करोगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ए इनवर्स ए की करेंगे इसमें तो ये आई बन जाएगा इंटू आई माइनस ये 4i है इक्वल्स टू ये माइनस के इनवर्स है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आई की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस 4i इक्वल्स टू माइनस ए इनवर्स। ए इनवर्स को इधर ले आते हैं, ये ए इनवर्स प्लस हो गया, ये उधर चला गया, 4i माइनस ए हो जाएगा। 4i कितना है, 4i यानी 4004, ठीक है ना, और माइनस ए क्या होता है, ए आपके पास जो इसने मैट्रिक्स दे रखी थी, है ना, 2 3 1 2। अब यहाँ से इसको माइनस कर लो, 4 में से 2 गया 1, 0 में से 3 गया माइनस 3, 0 में से 1 गया माइनस 1, 4 में से 2 गए 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है ना। हाँ, और बाकी आपका ये क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्य क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके शीर्षों के सदिश ये हैं, ठीक है ना। अब शीर्षों के सदिश दे रखे हैं इसने, वो दे रखा है आपके पास ए क्या दे रखा है इसने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी दे रखा है इसने 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी दे रखा है इसने आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है ना। यहाँ से आपको ए बी निकालना है, ए बी
ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसमें से ये घटा करके, या आप इसको कह सकते हैं ये ए का स्थिति सदिश है, ये बी का स्थिति सदिश है, ये सी का स्थिति सदिश है। तो आपको ए बी निकालना है तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ओ ए ओ बी ओ सी कह देते हैं, ठीक है ना, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, इसमें से ये गया, दो में से एक गया एक, तीन में से जे, तीन में से एक गया ये दो जे, और पाँच में से दो गया ये तीन के, ठीक है। इसमें से ये घटा दिया, आई में से आई, जे में से जे, के में से के। अब निकालो, बी सी की जरूरत नहीं पड़ती, ए सी की जरूरत पड़ती है। ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, यानी इसमें से ये, तो आई माइनस आई जीरो आई, फिर प्लस पाँच जे में से जे गया, चार जे बचेगा, प्लस चार जे, और पाँच के में से दो के गया, प्लस के तीन के बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करो, ए बी क्रॉस ए सी, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है आपका 1/2, और जो ए बी क्रॉस ए सी आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी ये होता है, ठीक है ना। तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, आई जे के सारणिक से, आई जे के, ठीक है ना। तो आई जे के, ए बी का आई जे के कितना है 1 2 3, और ए सी का कितना है 0 4 3, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/2, इसका भी आपको परिमाण चाहिए, ठीक है ना, सारणिक का परिमाण चाहिए। तो सारणिक का परिमाण बाहर होगा, तू आई कैप इंटू ये गया, तीन दूनी 6 माइनस 4 दिया 12, माइनस के 6, फिर माइनस के जे कैप, ये गया, तीन माइनस जीरो तीन, प्लस के कैप, ये गया, चार माइनस जीरो चार, ठीक है ना। अब देखिए इसका जब मैं आपके साथ ये निकालता हूँ परिमाण, तो कैसे निकलेगा, आई के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, जे के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, के इंटू में जो है वो है इसका स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई में जो है उनका स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, प्लस 9, प्लस 4 चौक 16। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 9 25, 25 और 36, 6 5 11 41, 41 20 51 61, है ना। ये आ जाएगा अंडर रूट 61/2, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये कह रहा है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, ये भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे सारे। तो ये कह रहा है कि समाकलन dx अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस 3x प्लस 5, इसका आपको मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान से देखना, जो भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था ये उसी के जैसा है, बस वहाँ थोड़ा इजी था, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है इसने, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देखिए सबसे पहले हमें x² के गुना में 1 बनाना होता है, तो अगर यहाँ 4 है तो 4 कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4 मैंने कॉमन लिया तो x² के गुना में 1 आ गया। अब जिनके पास 4 नहीं है उनके अपोन में 4 पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए ये 4 तो चला जाएगा रूट से बाहर, यानी 1/2 आ जाएगा बाहर dx। अब हम क्या करेंगे, x के इंटू में क्या है 3/4, 3/4 का आधा कितना होगा 3/8, 3/8 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा आपका 9/8 64, यानी आपको इसका स्क्वायर जोड़ना है, इसका स्क्वायर ही घटाना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट x² माइनस 3/4x, प्लस वाला तो इसको साथ दे दो, यानी 3/8 का स्क्वायर तो इसके साथ दे दो, और जो घटाएंगे वो अलग लिख लो, 5/4 जो घटाएंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/64 करके, ठीक है ना, ताकि मैं इनको सोल्व कर सकूँ इन वालों को। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 समाकलन dx अपॉन अंडर रूट, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो बना x प्लस x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 5/4 माइनस 9/64 को, तो आपका सॉल्व करके क्या आएगा 71/64। 71/64 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 71/8 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से सूत्र कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² dx। इसका मान क्या होता है, ये होता है लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, ठीक है ना। ये यूज करके यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2, तो बाहर है ही एज इट इज। अब देखिए ये आ जाएगा लॉग x, क्या है आपके पास ये पूरा है x माइनस 3/8, x माइनस 3/8 सॉरी x माइनस 3/8, है ना। यह तो x आ गया प्लस अंडर रूट x² प्लस a² यानी x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, प्लस a² की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 71/8 का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा प्लस c। अब आप इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिक्स्थ का ख क्वेश्चन। सिक्स्थ का ख क्वेश्चन कहता है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ay² प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, ये वाली एक तरफ, तो y माइनस ay² इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा y कॉमन 1 माइनस ay, और यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स वाली टर्म एक तरफ हो जाएंगी, वाई वाली एक तरफ हो जाएंगी, बिल्कुल। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये चर पृथक्कीकरण है ना।
तो 1/1 + x तो इधर आ गया इंटू डी एक्स आ गया, और 1/y इंटू 1 माइनस ए वाई डी वाई इधर आ गया, ठीक है ना। अब चाहे इनको इधर उधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका log 1 + x हो जाएगा, ये तो क्लियरली है ना, इक्वल्स टू, इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको मैं या तो मैं आंशिक भिन्न लगाऊंगा इसमें, या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1/y + a/1 माइनस ए वाई, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। जब इसकी गुना मैं यहाँ करूंगा, इसकी गुना यहाँ करूंगा, सॉल्व करके 1 आ जाएगा ऊपर, है ना। आंशिक भिन्न कर लो या तो आप, या डायरेक्ट कर लो, ये तो ईजी सा ही है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप इनको अलग अलग लिख लीजिए नीचे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऐसा नंबर लगाइए कि जिससे ये कट जाए, ऊपर 1 आ जाए बस, ठीक है ना। तो हमने ये ऐसा बनाया, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा log 1 + x बराबर 1/y का हो जाएगा log y, प्लस ये a कांस्टेंट है ये बाहर, और ये आ जाएगा log 1 माइनस ए वाई। ये ध्यान रखना, जो y के इंटू में होगा यानी माइनस से, वो अपॉन में भी आएगा, ठीक है। प्लस में आ जाएगा log c, लगा सकता हूँ मैं, log c लगा दो, क्या दिक्कत है, a से a कट गया, ठीक है ना। तो ये बचा आपका log 1 + x इक्वल्स टू log y, और ये माइनस में हो गया, माइनस log 1 माइनस ए वाई और प्लस log c, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1 + x इक्वल्स टू, जो प्लस में है टर्म वो तो इंटू में आ जाएगी, जैसे ये प्लस में है ये प्लस में है, तो y इंटू सी, ये माइनस में है ये अपॉन में आ जाएगी, 1 माइनस ए वाई, बाहर log लग ही जाएगा, ठीक है ना, इकट्ठा log m माइनस log n, log m अपॉन n, फिर उसका इंटू सी के साथ log m इंटू n वाला, ठीक है ना। log से log हट गया तो यहाँ से काटना मत, ठीक है ना, हट गया, तो 1 + x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई, 1 माइनस ए वाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हम कर सकते हैं सी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 माइनस ए वाई इंटू 1 + x इक्वल्स टू सी वाई कर लो या वाई सी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th का गया क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा गोलाकार है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या उसकी परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, आपके पास जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th का गया क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना गोले की त्रिज्या है ना, माना गोलाकार गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है, ठीक है ना, हमने उसकी त्रिज्या r मान ली, और उसका जो है त्रिज्या परिवर्तनशील है, आयतन की दर, आयतन भी मान लेते हैं, आयतन v है। तब अब देखिए ये कह रहा है तब आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष है ना निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे इसकी त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, यानी d ओवर डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब को हो जाएगा 3r², ठीक है ना। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा आपका 4 पाई r²। अब देखिए डी वी अपॉन डी आर वो पूछ रहा है आयतन में परिवर्तन की दर कब, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी r बराबर 10 पर। तो ये आ जाएगा 4 गुना पाई गुना r की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 400 पाई आ जाएगा, ठीक है ना, 400 पाई। और आयतन जो होगा वो तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी परिवर्तन की दर हो गई, ठीक है ना। अतः गुब्बारा की जो आयतन है वो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम कम लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये मैंने आपको 324 BC कोड में छठे का कै वहाँ पर ये करा रखा है, ठीक है ना। लिंक में दे दूंगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कीजिएगा, इसी क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, वहाँ से कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू x² log x, ठीक है, इसका व्यापक हल बताओ। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx को अकेला छोड़ेंगे, यानी x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा dy/dx प्लस इस टर्म के अपॉन में आ जाएगा x, यानी 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू इसके अपॉन में आ जाएगा x, यानी ये x log x हो जाएगा, एक x से ये x कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर तुलना, है ना, की तुलना से करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से p की गुना हो जाएगी 2/x और q की गुना हो जाएगी, q बराबर हो जाएगा x log x। p जो है वो 2/x के बराबर हो जाएगा और q जो है x log x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी समाकलन गुणांक। वो क्या होता है, e की पावर समाकलन p dx, ठीक है ना। ये जो p x की टर्म में है तो बस dx लगा दो, छुट्टी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2/x dx, समाकलन में 2 बाहर चला जाएगा तो 2 बाहर समाकलन 1/x dx, ये हो जाएगा e की पावर 2 log x
समाकलन इसका, ये 2x स्क्वायर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। जब भी आपका e की पावर log में आ जाए, e की पावर में log e आ जाए, बेस e हो उसका, तो ये हट जाएगा, x स्क्वायर सिंपली आ जाएगा, तो आपका जो समाकलन गुणांक आ गया वो x स्क्वायर आ गया। इसके साथ समीकरण का जो व्यापक हल होगा, समीकरण का हल वो क्या होगा, समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ, यानी आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। तो y इंटू आई एफ की गुना क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर में इक्वल्स टू समाकलन q की, q क्या है, x log x से ऊपर निकाला था हमने, और आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स और प्लस सी में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू समाकलन एक्स क्यूब हो गया, इंटू में आ गया log x और प्लस सी। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर जो का तू, इसमें खंड समाकलन लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन log x, सॉरी इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log x जो का तू, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब x क्यूब x 4/4 है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस होल समाकलन, पहले का अवकलन होगा यानी 1/x log x का, दूसरे का समाकलन होगा यानी x 4/4 dx लगेगा प्लस c लगेगा। यहाँ से आ जाएगा y x स्क्वायर इक्वल्स टू x 4/4 इंटू log x, इसको मैंने पहले लिख लिया, x से एक x कट के 3 बचेगा यहाँ, तो x की पावर 3 बचेगी, 1/4 तो ये बाहर आ गया, x की पावर 3 का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस c, ये आपका समाकलन पूरा हो गया। अब x स्क्वायर ये सबके अपॉन में ले आओ, इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, जब इसके अपॉन में आएगा ये बचेगा x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर log x, और जो ये 4 है, 4 इनके भी, चलो रहने दो इसको, तो वही माइनस, यहाँ से ये भी x स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा c x की पावर -2, इसके अपॉन में आएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया आंसर, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वें के क्या क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7th के क्या क्वेश्चन पर है ना, 7th का क्या, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको समीकरण दे रखी है 3, इसने x माइनस 2y x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू -5 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12, 3 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब इन समीकरणों से कह रहा है कि समीकरण निकाय को अभिविधि से हल करो, अभिविधि से हल करना है, ठीक है ना। तो समीकरणों को ax बराबर b रूप में लिखने पर, तो हम जब इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए a आपके पास क्या है, a आपके पास है 1 -1 2, ठीक है ना, ऐसे इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, फिर इसका मल्टीपल, इसका, ऐसे ही x के सारे मल्टीपल यहाँ आएंगे, y के यहाँ आएंगे, z के यहाँ आएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 2 -1 और 3, ठीक है, ये तो हो गया x, y क्या है आपके पास, x y z इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 7 -5 और 12, ठीक है ना, ये आपका b मैट्रिक्स है, तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ax बराबर b से अगर मैं देखता हूँ तो x बराबर a इनवर्स b होता है, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1, तो यहाँ में a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, ये इनवर्स इधर चला गया, a इनवर्स b, तो a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इनवर्स निकालने के लिए a का सारणिक निकालना पड़ेगा, a का सारणिक जब आप निकालोगे तो वो आएगा आपका 4, ठीक है ना, 4 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो a के सहखंडों से बना अवयव बनाना पड़ेगा, मान लीजिए वो b है, a के सहखंडों से बना अवयव, वो क्या होगा, वो होगा आपका 7 -19 -11 प्लस 1 -1 -3 11 और 7। बच्चों ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है सहखंडों से बना अवयव, ये हम हर पेपर हमने सेट इतने लगा लिए हैं अनसोल्ड के कि हर पेपर में ये क्वेश्चन एक ऐसा जरूर आ रहा है, ठीक है ना, कि अवयव विधि से हल करो इन रेखिक समीकरणों को, तो उस हर क्वेश्चन में आपको ये सारणिक तो निकालना है ही। तो अब तक तो आ ही गया होगा सारणिक निकालना और सहखंडों से बना अवयव कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मेरी कई सारी वीडियोस है अपलोड, उनमें जो है हमने अनसोल्ड के सेट करा रखे हैं। अनसोल्ड के सेट में किसी भी सेट में से आप एक क्वेश्चन उठा लीजिए ये वाला और उसमें देख लीजिए हमने कैसे करा रखा है, ठीक है ना। शुरू वाले उठाना, जैसे सबसे शुरू का कोड AX है, AY है, AZ है, उनके उठाना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हमने पूरा करा रखा है, उसके बाद फिर हम ऐसे ही डायरेक्ट कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आसान चीज़ है, बच्चे इजीली कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का परिवर्ताव्यू, इसका परिवर्ताव्यू मतलब जो इसकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, 7 -19 -11, ये रो बनेगी पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 -1 -1, तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 11 और 7, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरी कॉलम बन करके आपका एडजॉइंट ए बन जाएगा, ये बी का परिवर्ताव्यू है, ठीक है ना। अब ए इनवर्स जो निकलता है आपका, ए इनवर्स आता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस वाली वैल्यू में रखता हूँ, यानी समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए और इंटू में आ जाएगा आपका बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 1/4 रखते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास है 7 -19 -11, 1 -1 -3 11 और 7, इसके गुना बी में कर दो, बी आपके पास सबसे ऊपर है 7 -5 और 12, बी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये हमने निकाली थी, देखिए ये वाली, ठीक है ना, ये बी मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे, पहला एलिमेंट बन जाएगा 1/4, 7 की 7 में करेंगे 49 -5 -12 या 36, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 8, फिर इसी की गुना ऐसे करेंगे इसमें -19 की 7 में, फिर माइनस प्लस 5 की 1 में, फिर प्लस
प्लस प्लस 11 की 12 में, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 12। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1/4 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी और ये जो x है आपका, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्लियरली कितनी आई, देखिए x की वैल्यू जो आपकी आ गई, x बराबर आपका आ गया 2, ये वाला x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में इसके जैसा एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का ख। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको करा चुके हैं और ये हमने सेम क्वेश्चन बिल्कुल करा दिया है। टाइम की वजह से यहाँ पे मैं नहीं करा पाऊंगा इसको, आप इसको कर लेना, ठीक है ना। 324 FH कोड से, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के करना, ये डायरेक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन वहां से कर लेंगे। और जो पिछला क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था, वो ये वाला, ठीक है, वो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8वें के क्या पर। देखिए बच्चों 8वें का क्या क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि y बराबर log x की पावर x है और प्लस आपका x log x है। इसका क्या करें, ये log x बेस में लिखा हुआ है, बेस में नहीं होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इसको ऊपर लिख लेना। तो dy dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें dy dx का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी x की पावर फंक्शन आ जाए तो वहां हमें log लेना पड़ता है। तो इसमें हम अलग से इसमें log ले नहीं सकता इस टर्म में, क्योंकि इसके साथ प्लस में एक और टर्म रखी हुई है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको मान लेता हूँ, माना इसको मैं y बराबर, इसको मैं u प्लस वी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा du अपॉन dx, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। और यहाँ पे जो है u बराबर जो आएगा वो आएगा log x की पावर x, ठीक है। और v बराबर जो आएगा ये वाली टर्म, ये u है ये v है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा x log x। अब देखिए अगर मुझे ये वाला फंक्शन करना है, क्योंकि ये पूरी टर्म की पावर x है, अगर आप ये कहो कि सर यहाँ तो log x है पहले से ही, तो ये x आगे लिख दूं, तो नहीं, ये फॉर्मूला जो होता है आपका, ये होता है log m की पावर n होनी चाहिए, ना कि पूरे की पावर n हो। m की पावर n अगर हो तो n log m लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, log लेंगे यहाँ पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर ये हो जाएगा आपका log u और ये हो जाएगा आपका log के साथ log x की पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू, ये x आ जाएगा आगे, तो x आ गया और log के साथ log x आ गया, ठीक है ना। अब दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। आईलेट के हिसाब से मानना पड़ेगा, लेट में l पहले आता है a बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अब इसका हम कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, हमें तो डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी, डिफरेंशिएशन में तो किसी को कुछ भी मान लीजिए। तो log u का हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यानी 1 अपॉन ये पूरा x है तो 1 अपॉन log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी log x जो का तुम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का आ जाएगा 1, ठीक है ना। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये u इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू, u इधर मल्टीप्लाई में चला गया, u की वैल्यू ये रख दूंगा मैं यहाँ से, देखिए ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ये हो जाएगा log x की पावर x प्लस, सॉरी गुना में है, गुना यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन log x, यानी 1 अपॉन log x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log x ही लिख लेंगे, 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है ना, log x, ये आ जाएगा आपका पहली समीकरण नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका अलग से करेंगे डिफरेंशिएशन v का, ठीक है ना, v टर्म का। तो हम क्या करते हैं, और v बराबर x log x का करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो ही जाएगा इजीली, क्योंकि इसमें तो log लेने की जरूरत नहीं, मल्टीपल का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, x x कैंसिल आउट होकर के बचेगा 1 प्लस के log x, ठीक है ना, 1 प्लस के log x। तो dv अपॉन dx क्लियरली आ गया, ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, du अपॉन dx का ये मान, dv अपॉन dx का ये वाला मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, इस वाली में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 व 3 से, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx का मान ये वाला, यानी log x की पावर x और इनटू में 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है, और प्लस dv अपॉन dx का मान ये वाला, यानी 1 प्लस log x, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, समाकलन ये कह रहा है कि x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए बच्चों, जब यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये आने का नहीं, मतलब x तो आ जाएगा लेकिन इसके कोफिशिएंट में दिक्कत होगी, है ना। तो जब भी कोफिशिएंट में दिक्कत हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ये करते हैं कि ऊपर वाले को x प्लस 2 को मान लेते हैं, माना x प्लस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में आ जाएगा b, ठीक है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 एज इट इज लिखा रहने दो, ये आ जाएगा a इंटू, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस में आ जाएगा b। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, इसकी गुना इसमें करी 2ax प्लस ये आ जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए x के इंटू में 2a है और x के इंटू में 1 है, तो यहाँ से जब मैं तुलना करूंगा, तुलना करने पर कोफिशिएंट यानी गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 1 यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये जो दूसरी टर्म है कोफिशिएंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, यानी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 होगा। a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे रख देंगे 1/2 प्लस b आ जाएगा इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कट गया, एक आ गया, एक उधर चला गया, b 2 में से एक गया, एक बचेगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1, ये दोनों उठा करके इस वाली समीकरण में रखेंगे, a और b का मान, ये a और b का मान यहाँ रख दो, फिर इस पूरे का मान यहाँ रख दो ऊपर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या कहेंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको i मान करके। ठीक है, अब हम कहेंगे समीकरण 2 में ए व बी का मान रखकर, ए व बी का मान रखकर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए ये वाले दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू समाकलन, ये जो x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 की जगह मैं ये रखूंगा और इसमें a और b का मान यहाँ से रखूंगा। तो a का मान यहाँ है अपने पास 1/2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू अपने पास क्या है, b की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, अपॉन में यही आ जाएगा सेम जो था आपका, क्या है √x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करेंगे, इस टर्म के अपॉन में अलग ही है और इस टर्म के अपॉन में अलग ही है। ठीक है, वहां से इसका समाकलन हो जाएगा। देखिए, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको ये रख दिया हमने यहाँ पर, इसके अपॉन में ये टर्म ले लेंगे अलग से, यानी 1/2 2x प्लस 2 अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये अलग हो गया, प्लस समाकलन इसके अपॉन में ये अलग, यानी 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं इसको क्या करता हूँ, i इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ये पूरा उसका डिफरेंशिएशन रखा है ऊपर। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको चलो सही लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 3 dx, और प्लस इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। चलो अभी तो नहीं बनाते, अभी हम इसको जू का तू लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, x का x के इंटू में जो भी है 2, यानी उसका आधा करेंगे, उसका आधा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 1 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर हमने घटा दिया। ठीक है ना, ये आ गया आपका ये। अब देखिए यहाँ से इसको मैं अगर लेट करता हूँ x² प्लस 2x प्लस 3 को मैं t मान लेता हूँ, ये वाला है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 इंटू dx इक्वल्स टू dt। अवकलन करते ही तो ये पूरी टर्म जो ऊपर रखी हुई है dt बन जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/2 समाकलन dt अपॉन √t। ठीक है, बहुत आसान हो गया, प्लस और समाकलन 1 अपॉन √, ये देखिए इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 में से गया 2 यानी √2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/2 √t का क्या होता है 2√t, है ना, 1/√t का 2√t समाकलन होता है, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या है आपके पास, वो फॉर्मूला है आपके पास log x प्लस यानी x प्लस 1, ये वाला पीछे भी अभी हमने किया था ऐसा फॉर्मूला, √x² प्लस a² यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ये i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √t मतलब t की वैल्यू है आपके पास ये रही, तो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस √, ये जो टर्म थी देखिए ये वाली टर्म, ये इसी से तो आई, और ये किससे आई, ये इससे आई, ये किससे आई, ये इससे आई, इस वाली से, तो यानी ओवरऑल ये x² प्लस 2x प्लस 3 ही है। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यही बनेगी x² प्लस 2x प्लस 3, तो आप इसको ये लिख सकते हैं प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस पेपर के सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर बढ़िया होगा, और आपका जो है जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप जो है उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना, एग्जाम में बैठकर जो है टाइम का प्रेशर होता है, अब वो टाइम का प्रेशर आप हैंडल तभी कर पाओगे जब आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है ना, इन पेपर्स की आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, टाइमर लेकर के बैठेगा और उनको साथ में करिएगा। ठीक है ना, पहले तो इनको इजीली आप वैसे ही कर लीजिए, जो नहीं आते उनको करिए, फिर उसके बाद जब आप सब प्रैक्टिस कर लो उसके बाद टाइमर लेकर के इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेट और कुछ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और भी आपके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे जैसे हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बहुत ला रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।